guys, welcome back. This is Vijay Kumar Arya once again. Thanks for watching me and joining me on your channel, Your English Guide. Dear students and learners, this time I'm back with a new chapter summary, that is class 12th English prose lesson number 1, and the name of the lesson is a girl with a basket. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको क्लास 12 की इंग्लिश प्रोज लेसन नंबर 1 अ गर्ल विद अ बास्केट की समरी के बारे में बताने जा रहा हूं. एंड इट हैज बीन रिटन बाय फेमस ट्रेवलर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जज विलियम सी डगलस, जिनको हम विलियम कैम्पबेल डगलस के नाम से भी जानते हैं. कुछ समरी शुरू करने से पहले मैं इसके चैप्टर के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताना चाहता हूं. नंबर 1, दैट दिस चैप्टर has been written in first person, यानी लेखक ने स्वयं को यहाँ पर रखा है और आई करके इसमें डिस्क्राइब किया है. इन्होंने आपका स्वयं का अनुभव यहाँ पर शेयर किया है. नंबर 2, दिस इज अ ट्रैवलॉग. ये एक यात्रा वृतांत है. ट्रैवलॉग मीन्स होता है जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करता है और उस यात्रा के दौरान अपने अनुभवों को वो लिखकर प्रकट करता है, तो उसको हम ट्रैवलॉग बोलते हैं. नंबर 3, लेट्स मूव टू द समरी. This chapter has been written by William C. Douglas when he traveled in India in 1950. William C. Douglas was a very famous traveler and he traveled widely in the different parts of the world. He traveled in India also in 1950. विलियम सी डगलस जो लेखक हैं वो एक बहुत प्रसिद्ध ट्रैवलर थे. वो अलग अलग विश्व के हिस्सों में यात्रा करना उनको बड़ा अच्छा लगता था. उन्होंने 1950 में भारत में यात्रा की थी. And at that time, India was facing the problem of refugees because of the partition. और उस समय भारत जो है refugees यानी शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहा था. 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा देश दो हिस्सों में बढ़ गया था, भारत और पाकिस्तान में. तो लगभग 10 मिलियन पीपल शिफ्टेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया. और उस समय लगभग 10 मिलियन जो लोग थे एक दूसरे देशों में आए और वो प्रभावित हुए. दे वर होमलेस, दे वर क्लोथलेस एंड दे वर नॉट हैविंग फूड. और इसी चीज को यहां पर उन्होंने विलियम सी डगलस ने देखा और यहां पर बताया कि हाउ दे वर फेसिंग द प्रॉब्लम एंड हार्डशिप्स एंड हाउ दे वर लिविंग. तो आइए मैं इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताता हूं. विलियम सी डगलस 1950 में भारत में आए. And he had deep attachment with the India especially, and he had a deep sense of Indian political systems and Indian social traditions and customs. वो भारत के पॉलिटिकल सिस्टम और सामाजिक व्यवस्था के बारे में बहुत विशेष लगाव रखते थे और जानकारी भी रखते थे. एंड ही हैज रिटन अ लॉट अबाउट इंडिया. और उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत काफी डिटेल्स में लिखा हुआ है. अपनी इस यात्रा के दौरान में जब वो दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे, रानीखेत जो है एक फेमस हिल स्टेशन था इंग्लिश टाइम से ही, आज भी वो एक फेमस हिल स्टेशन है. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से बरेली तक कार से जाने का निर्णय किया और उसके बाद में वहां से वो ट्रेन से यात्रा करने का निर्णय करते हैं, प्लान करते हैं. इसी दौरान उन्होंने जो अनुभव किया वो इस चैप्टर में बताया गया है. नाउ लेट्स मूव टू द समरी. लेखक जो है जब ट्रेन से यात्रा कर रहे हो तो ट्रेन जो है इतनी स्पीड नहीं होती है, वो इतनी तीव्र गति से चलने वाली नहीं थी, तो वो हर स्टेशन पर लगभग रुक रुक कर चलती हैं. तो इस दौरान लेखक जो है प्लेटफॉर्म पर उतरकर घूमते हैं, टहलते हैं और वहां पर लोगों से बात करते हैं और देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. और स्पेशली वो ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं हु कैन स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल सके, सो दैट he can interact with them and he can exchange ideas and he can discuss about the latest happening and may know about the news. यानी वहां पर वो अंग्रेजी बोलने वाले लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, उनको ढूंढने का, ताकि वो वहां से अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में जान सके. तो यहाँ पर प्रथम अनुभव जो उनका है, वो जब ट्रेन रुकती है वो नीचे उतरते हैं तो देखते हैं द प्लेटफॉर्म इज full of people. It was very crowded and the crowd was mixed with the different sections of the people of Indian society. पहली बार जब विलियम कैम्पबेल ट्रेन रुकती है, नीचे उतरते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो वो देखते हैं कि प्लेटफॉर्म जो है भरा पड़ा है भीड़ से, और उस भीड़ में हिंदू, मुस्लिम्स, सोल्जर्स, बैगर्स, प्रीस्ट और मर्चेंट्स, वो अलग अलग तरह के जो सोसाइटी के लोग हैं वो वहां पर घूम रहे हैं. एंड दे वर वेयरिंग व्हाइट क्लोथ्स, लूज गारमेंट्स. उन्होंने यहाँ के जो लोगों के कपड़े परिधान है उसके बारे में भी कहा है कि यहाँ पर लोग ज्यादातर जो है
सफेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, लूज गारमेंट्स, धोती और कुर्ता पजामा इस टाइप का। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग ही हैज ब्रिंग टू आवर नोटिस, दैट वाज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल वर बेयर फुटेड। यानी ज्यादातर उन्होंने एक विशेष बात और नोटिस मिला है कि ज्यादातर लोग जो है वो नंगे पैर थे। तो इस बात का जिक्र वो करना चाहते हैं। यहाँ पर वो रुक करके लोगों से बात करते हैं और भारत के विभिन्न विषयों में वो बात करते हैं। फिर उसके बाद आगे ट्रेन चलती है तो वो देखते हैं कि वहां पर वो भारत का जो सबसे उपजाऊ मैदान है, द गंगेटिक प्लेन, वो भारत का जो मैदानी भाग है, वहां से ट्रेन गुजरती है। तो वहां के उपजाऊ मैदान की वो विशेषता के बारे में बड़े ही इंप्रेसिवली डिस्क्राइब करते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है कि दूर दूर तक विशाल मैदान फैला हुआ है, वहां पर बीच बीच में कहीं कहीं पेड़ उगे हुए हैं और विंडो से उनको दूर गांव के घर दिखाई देते हैं। दे आर मेड ऑफ मड एंड काउडंग्स, यानी वो जो है कच्ची मिट्टी से बने हुए हैं और उन पर जो है लेप किया हुआ है लोगों ने। जैसे आपने देखा होगा गांव में वो मकान को व्हाइट वॉश कर देते हैं, पोत देते हैं, इस तरह की चीजें वो देखते हैं। और एक चीज उन्होंने और बहुत महत्वपूर्ण नोटिस की कि जो विलेज हट्स हैं, वो गांव के जो घर हैं, उन पर जो है बहुत लोगों ने बेल जो लगा रखी है, घिया, कद्दू और उस तरह के वो जो है फैले हुए हैं और बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और वहां पर वो आपको बड़ा ही ऐसा लगता है कि हम लोग उसी वातावरण में चले गए, इतना स्पष्ट वर्णन उन्होंने किया है। देन ही मूव्स टू द नेक्स्ट सेक्शन। वो देखते हैं कि नेक्स्ट आगे चलते हैं तो नाउ ही हैज डिस्क्राइब्ड द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज, द कंडीशंस ऑफ रिफ्यूजीज। जो रिफ्यूजीज पाकिस्तान से आए थे, दे वर स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइव्स। उन लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी अपना जीवन यापन करने में। इवन द एडल्ट्स वर स्ट्रगलिंग, दे वर ट्राइंग टू डू ऑल जॉब्स टू सर्वाइव देमसेल्व्स। वहां पर वो छोटा मोटा कोई भी काम करने का प्रयास करते हैं। देवर होमलेस, देवर क्लॉथलेस, देवर फूडलेस। उनके पास खाना नहीं था, कपड़े नहीं थे पहनने के लिए और घर भी नहीं था। सो देवर फेसिंग अ वेरी टफ टाइम। तो इसके लिए उन्होंने जो है न केवल बड़े बल्कि बच्चे भी जो है काम करके अपने जो माता पिता है उनको सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ट्रेन जैसे रुकती है तो लेखक देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है झुंड बना करके वो उनको घेर लेते हैं। वो जब भी देखते हैं कि भाई कोई विदेशी आ रहा है स्पेशली, तो उनको लगता था कि वो एक प्रॉमिसिंग कस्टमर है, यानी वो जो है अच्छा खासा खरीद सकता है और उनको बिजनेस मिल सकता है। दे वर सेलिंग द बास्केट, हैंडमेड बास्केट्स। बहुत सारे बच्चे उसको लेखक को घेर लेते हैं। लेखक भी उनसे वो कुछ बास्केट्स खरीद लेते हैं और इतने थोड़े से पैसे में उनको इतना मिल जाता है कि बोथ ऑफ हिज हैंड्स वर कवर्ड विद फिल्ड विद बास्केट्स। उसके दोनों हाथ जो हैं वो टोकरियों से भर जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक लड़की जो है दूर से वो अपने हाथ उठा करके टोकरी बेचने का प्रयास कर रही होती है। वो लेखक उनके पास आता है और उनसे बात करता है। लेकिन वो जब टोकरी बेचने की बात करती है तो वो कहते हैं कि भाई मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी है, मैं और ज्यादा नहीं ले सकता। बट ही ट्राइज टू हेल्प बाय गिविंग हिम सम मनी। और वो कहता है कि आप पैसे ले लो, बट आई डोंट वांट टू हैव योर बास्केट। ये जो है लड़की को बहुत बुरा लगता है। वो मना कर दे कि नहीं ठीक, आई डोंट वांट योर मनी, इफ यू डोंट वांट टू हैव माय बास्केट दैट आई वोंट हैव योर मनी। यानी यहाँ पर लेखक जो ये कहना चाहता है कि भाई उसको लगता है, ये महसूस होता है थोड़ी देर बाद कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है ये सब करके। नाउ ही वाज वेरी इंप्रेस्ड विद द सेल्फ डिग्निटी एंड सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियन पीपल। तो यहाँ पर आखिर वो उसमें जो है ना उसको समझ में आता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो वो लड़की को पैसे दे करके वो टोकरी उससे खरीद लेता है। एंड दिस इज द टाइटल ऑल अबाउट। और ये कहानी का शीर्षक है अ गर्ल विद ए बास्केट। लेखक यहाँ पर बड़ा इंप्रेस होता है उस लड़की के सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट से कि वो लोग गरीब तो हैं, बेघर हैं, लेकिन उनमें अभी भी अपनी आजादी के प्रति, अपने आत्मसम्मान के प्रति एक इतना डीप सेंस ऑफ रेस्पेक्ट है कि वो बिना उसके सामान दिए पैसे नहीं लेना चाहते, वो भीख नहीं मांगना चाहते हैं। सो ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड। Now, after his travel, the writer goes to Prime Minister Mr. Jawaharlal Nehru, and he shared this event with him. And he says that I am very happy and I am very impressed with this sense of deep respect of the Indian people, and that's why I am in love with these people. लेखक इस घटना के बाद में भारत के
प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करते हैं और इस घटना का विशेष रूप से जिक्र करते हैं और वो बताना नहीं भूलते हैं कि मैं भारतीयों के इस जो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है और आजादी का जो उनके साथ में अटैचमेंट है और उनका जो अनुभव है, मैं उससे बहुत ज्यादा करता हूं और मैं इन लोगों का बहुत सम्मान इसीलिए करता हूं। तो इसी के साथ में ये कहानी समाप्त होती है। डियर स्टूडेंट्स, वॉच माई वीडियो टिल द एंड, कीप वॉचिंग एंड स्टे होम। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी आप जो है ना हम बात करेंगे एक्टिविटी सेशन में। सो एंजॉय दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू रीड द टेक्स्ट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। टेक्स्ट को पढ़ना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। सी यू वेरी सून इन एक्टिविटी पीरियड। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.